ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज प्योरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। अगर हम वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास डिस्कशन आता है वो है ट्रेडिशनल ऑडिटिंग का। किस ऑडिटिंग का? ट्रेडिशनल ऑडिटिंग। जैसे कि हम अगर आज की कंटेम्प्रेरी ऑडिट में बात करें, मॉडर्न ऑडिटिंग में बात करें, तो हमारे पास रिमोट ऑडिटिंग के भी ऑप्शंस हैं एंड देयर वेरी वेरियस अदर ऑप्शंस है एज वेल। लेकिन अगर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मोड से बात करें ऑडिटिंग के, सो इट इज क्वाइट सिस्टमेटिक एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। व्हाई? हम क्यों बोल रहे हैं इसे मेथोडोलॉजिकल मेथोडोलॉजिकल अप्रोच? क्योंकि इसमें हम प्रॉपर सीक्वेंस स्टेप्स ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता है पहले, फिर उसके बाद आपके विद रिस्पेक्ट टू उसमें इंटरनल ऑडिट चार्टर होता है। यू अंडरस्टैंड इंटरनल ऑडिट चार्टर? ट्रेडिशनल ऑडिटिंग की बात करें, है ना? हमने बोला ट्रेडिशनल ऑडिटिंग जो है तो सिस्टमेटिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड छोटे छोटे एमसीक्यू बन सकते हैं, तो हमें बहुत ही माइन्यूटली हर चीज को लेके चलना पड़ेगा। सिस्टमेटिकल है और मेथोडोलॉजिकल है, मेथोडिकल है। क्योंकि जब भी किसी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, वेन एवर देयर इज एन अपॉइंटमेंट, तो ऑडिटर को क्या मिलता है सबसे पहले? कम ऑन एवरीबडी इन द क्लास, बी पार्टिसिपेटर। ऑडिटर को सबसे पहले क्या मिलता है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या होता है कि स्कोप क्या है ऑडिट का, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। यस और नो? राइट। इसके अलावा जब ऑडिटर हायर हो जाता है, स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर इंटरनल ऑडिटर की बात करें, इंटरनल ऑडिटर को हमने हायर कर लिया, चाहे हमने फोकस्ड ऑडिट के लिए करा, चाहे एंटायर ऑडिट के लिए करा। नाउ टाइप ऑफ ऑडिट, और यहाँ पे इंटरनल ऑडिट में ही हम ले लेते हैं स्पेसिफिकली, देन विल कम बैक टू द नोट्स अगेन। टाइप ऑफ इंटरनल ऑडिट बात करें बेटा, तो यहां पर एक फोकस्ड होता है और एक होता है एंटायर ऑडिट। फोकस्ड ऑडिट में हम किसी स्पेसिफिक एरिया में देते हैं। सपोज हमने आईटी डिपार्टमेंट में इंटरनल ऑडिट करवा लिया थ्रू आउट द ईयर, या फिर परचेज डिपार्टमेंट में भी अलोंग विद द आईटी डिपार्टमेंट करवा लिया, सो दिस इज फोकस्ड ऑडिट। लेकिन जब हम सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाते हैं, इंटरनल ऑडिट थ्रू आउट द ईयर चल रहा है, परवेसिव है, सारे डिपार्टमेंट्स में चल रहा है, तो ये भी एक स्कोप हो सकता है ना? तो ये किसके अंडर आएगा? ये जो हमने फोकस्ड और एंटायर ऑडिट बोला है, ये स्कोप के अंदर आ जाएगा, राइट? और ऑडिटर की रेम्यूनरेशन क्या है, ये भी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में होती है। वंस द अपॉइंटमेंट डन, आफ्टर अपॉइंटमेंट बताइए, एक बार अगर इंटरनल ऑडिट की अपॉइंटमेंट हो गई है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऑडिट प्रोग्राम। एक इंटरनल ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा, उसे कौन सा, उसकी टीम में कौन कौन है, उसकी टीम में कौन कौन पर्सन क्या क्या टास्क करेगा, ये सारा ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में हमारा चलता है ना। दैट इज वाई इट इज रेफर टू एज सिस्टमेटिक एंड मेथोडिकल, राइट? अब इसमें बेटा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड यू रियली नीड टू फोकस ऑन दैट। एक टर्मिनोलॉजी आती है, इंटरनल ऑडिट चार्टर। इंटरनल ऑडिट चार्टर, व्हाट डज दैट मीन? इंटरनल ऑडिट चार्टर हम किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑडिटर जो है उसमें सारी चीजें मेंशन करता है, ऑडिटर अपनी कैपेसिटी में, कि उसकी स्कोप में ये सारी चीजें हैं और वो इस तरह से ऑडिट कैरी आउट करेगा। ये ड्राफ्ट तो वो कर लेता है, ड्राफ्ट तो कर लेता है, लेकिन इसमें फाइनल अप्रूवल किसकी लगती है? इंटरनल ऑडिट चार्टर में, इस डॉक्यूमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जो कंपनी का बोर्ड होते हैं, सारे डायरेक्टर्स को मिला के जो हम बोलते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है? जो कंपनी का बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वो उसकी फाइनल अप्रूवल देते हैं किसकी? इंटरनल ऑडिट चार्टर की। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो ये जो हम सारी चीजें बोल रहे हैं, ये किसके अकॉर्डिंगली है? ट्रेडिशनल ऑडिटिंग के अकॉर्डिंगली है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल ऑडिटिंग है, इट इज अ सिस्टमेटिक
इट इज अ मेथोडिकल अप्रोच टू इवैल्यूएट व्हाट, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेसेस। तो हम ये बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर मैं बार बार फोकस कर रही हूँ। तीन टर्मिनोलॉजी का आप याद रखोगे। GRC, कैपिटल लेटर्स में कर देती हूँ, GRC। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। एक इंटरनल ऑडिटर ट्रेडिशनल ऑडिटिंग के अकॉर्डिंगली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इवैल्यूएशन ऑफ GRC। GRC हम किसको बोलेंगे? गवर्नेंस। गवर्नेंस कौन करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट देखो कौन करेगा? कंपनी में किसी भी टाइप का कोई भी रिस्क इन्वॉल्व है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये किसका काम है? कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट का। अब जहां पर आपको MCQ पूछेंगे ना और आपको कंफ्यूज करेंगे, जहां पे एक्चुअल में आपको MCQ पूछ के वो कंफ्यूज कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स में बेटा जी दो चीजें आती हैं। इंटरनल कंट्रोल्स एक तो आती है बेटा डी, डिजाइनिंग की बात, दूसरी आती है इंटरनल कंट्रोल्स के इम्प्लीमेंटेशन की। इंटरनल कंट्रोल्स के डिजाइनिंग की और इंटरनल कंट्रोल्स के इम्प्लीमेंटेशन की। अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन कौन करेगा? कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। लेकिन अगर वही डिजाइनिंग करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी उन्हीं का काम है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें कि जो भी इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने लगाए हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू उनको इवैल्यूएट करना, ये काम है एक इंटरनल ऑडिटर का। एक इंटरनल ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक दो एग्जाम्पल भी लेंगे क्लियर करने के लिए, कि जो भी इंटरनल कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो अप टू द मार्क है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं, और अगर उसको कुछ recommendations देनी है तो वो अपनी recommendations भी देगा। कौन? एक इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा जी? तो इस तरह से हमने GRC का कॉन्सेप्ट पढ़ा, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, और ये सारे आपके कंप्लाइंसेस में आ गए। ठीक है, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, सारे कंप्लाइंसेस, रूल्स रेगुलेशंस, लीगल कंप्लाइंसेस वो सारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसको इवैल्यूएट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऑडिटर की, और इसी को हम बोलते हैं ये सारी चीजें हमारी किस में कवर अप हो रही हैं? ये सारी चीजें हमारी कवर अप हो रही हैं ट्रेडिशनल ऑडिटिंग के अंदर। अभी तक ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में हमने क्या पढ़ा? कि गवर्नेंस तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, ओवरसाइट चेक करना, मॉनिटर करना। रिस्क सीनियर मैनेजमेंट करती है, रिस्क को मैनेज करना, उसके लिए कंट्रोल्स भी वो लगाती है। एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, गोडाउन है कंपनी का, TRT प्राइवेट लिमिटेड का। आए दिन वहां पर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ स्टॉक है ना। तो अगर उनको ये लगता है कि एक ही पर्सन गोडाउन में बैठा है, कि अगर हम एक और पर्सन अपॉइंट कर दे जिसका काम चेकिंग का भी होगा, मतलब हमने क्या कर दिया? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर दिया। ये हमने एज एन इंटरनल कंट्रोल मेजर लगा दिया। ये क्या लगा दिया? इंटरनल कंट्रोल मेजर लगा दिया। ये हमने इंटरनल कंट्रोल मेजर लगा दिया। सो अब ये जो हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करा है, इसकी वजह से लॉस ऑफ स्टॉक पहले का अगर 5-10% होता था, नाउ रिड्यूस टू 5% हो गया। तो ये हमारा क्या है? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हमारा हो गया, हमने इंटरनल कंट्रोल लगाया एंड इट इज वर्किंग अप्रोप्रिएटली, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अगर कुछ और भी recommendations जो मैनेजमेंट ने ये इंटरनल कंट्रोल लगाया है, अगर ऑडिटर को लगता है
कि कुछ और भी मेजर्स लिए जा सकते हैं टाइम टू टाइम, जो है सैम्पलिंग बेसिस पे एक मैनेजमेंट का पर्सन और ऑडिटर भी उसको चेक करे, तो स्टॉक जो है और कंट्रोल में हो सकता है, जो हमारा लॉस हो रहा है। तो आप अपनी recommendations बिल्कुल दे सकते हैं एज एन इंटरनल ऑडिटर। ठीक है। अब हम वापस आते हैं नोट्स पे। हमने पहले अभी तक क्या बनाया है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इसका बेस बनाया है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल ऑडिटिंग है, इट इज अ सिस्टमेटिक, इट इज अ मेथोडिकल अप्रोच टू इवेलुएट व्हाट जीआरसी, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेसेस। क्योंकि वो आपसे ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ट्रेडिशनल ऑडिटिंग के अंदर मेन फोकस क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ जीआरसी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की अगर बात की जाए, जब भी हम ऑडिटिंग को कैरी आउट करते हैं, ऑडिट कैरी आउट करते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करती है, जिनको कि हम प्रोनाउंसमेंट्स भी कहते हैं। गाइडलाइंस को हम प्रोनाउंसमेंट्स भी बोलते हैं। तो जो ये गाइडलाइंस इशू करती है, प्रोनाउंसमेंट्स इशू करती है, ये सबके लिए सेम होती है, जिसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन व्हाट? कंसिस्टेंसी इन कैरिंग आउट एन ऑडिट। सपोज अगर टेक्नोलॉजी ऑडिट कैरी आउट करना है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर की कोई गाइडलाइन है, सबको वैसे ही ऑडिट कैरी आउट करना है। तो ये क्या हुआ, इन प्रोनाउंसमेंट्स या गाइडलाइंस की वजह से देयर इज कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी भी कह सकते हो ऑडिट कैरी आउट करते वक्त। अब इसके अलावा देयर आर फिक्स्ड प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर की जो भी प्रोनाउंसमेंट हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना है आपको। और हम ऐसे बोल सकते हैं जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी तो है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं और यहाँ पे भी आपको मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ ऑडिट के जो आउटकम्स हैं, लोग उन पे रिलाय करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, whosoever आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशंस, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स, राइट। तो स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि हम रिलाय कर सकते हैं अगर ऑडिट कैरी आउट हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ऑडिट कैरी आउट हुआ है। अब ये जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस यही है कि आपने बीइंग एन ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम बनाया होगा कि किस किस को क्या क्या ड्यूटी एलोकेट की थी, किस किस की क्या अकाउंटेबिलिटी है। अल्टीमेटली जो इंटरनल ऑडिट टीम का हेड होता है, उसको हम बोलते हैं चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव। इंटरनल ऑडिट टीम का जो हेड होता है, उसको हम बोलते हैं CAE, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव। ठीक है। सो उसकी शोल्डर्स पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं रहती है। ठीक है। चाहे उसने काम एलोकेट भी कर दिया अपने टीम मेंबर्स को कि इसकी ये कैपेबिलिटी है, ये सेक्शन ऑफ ऑडिट परफॉर्म करेगा, दूसरा पर्सन ये टास्क देखेगा ऑडिट पे, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। ठीक है। एंगेजमेंट लेटर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, यहाँ पर स्टार्टिंग में जब हमने लेक्चर स्टार्ट करा था और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का, है ना, उसमें क्या स्कोप है, क्या रेम्यूनरेशन होगी, क्या सैलरी होगी, ये भी हमने डिस्कशन करा था। अब इसके साथ साथ बेटा जी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जब भी आपको ऑडिट में अपना इंटरेस्ट भी दिख रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली बीइंग एन ऑडिटर आप जो है अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कभी नहीं करोगे। आप उस चीज को प्रायोरिटाइज करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करोगे, ताकि क्या हो पाए, आप विदाउट एनी बायसनेस ऑडिट को कैरी आउट कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं, चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, RM प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। इसमें इसके परचेज डिपार्टमेंट में बैठी है एक मोहतरमा, इनका नाम है मिस जूली। ठीक है। अब सबसे ज्यादा केओस जो हो रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन को लगता है परचेज डिपार्टमेंट में ही हो रहा है। इन्होंने एक स्पेसिफिक ऑडिट के लिए फिक्स्ड, ये बोल सकते हो इसको, इस तरह के ऑडिट को बोल सकते हो स्पेसिफिक ऑडिट। परचेज डिपार्टमेंट में पूरी ऑडिट के लिए एक पर्सन को हायर करा, मिस्टर रॉबर्ट।
अब ये जो मिस्टर रॉबर्ट है, और जूली ज्यादातर परचेज डिपार्टमेंट की हेड है, सारे टास्क यही देखती है। अब मिस्टर रॉबर्ट जो है, इसकी जो है अगर जूली के साथ मैरिज फिक्स हुई है ना, तो डोंट यू थिंक सो कि ये पहले, जूली भी अगर देखो उस डिपार्टमेंट में काम करिए, कहीं ना कहीं तो वो एक इंटरेस्ट उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। अब रॉबर्ट के साथ जब उसकी मैरिज फिक्स हो गई है, या फिर पहले से उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, उसकी फियांसे है, तो डोंट यू थिंक सो क्या रॉबर्ट उस तरीके से अब वो काम कर पाएगा परचेज डिपार्टमेंट के आरएम प्राइवेट लिमिटेड का, अगर वो ये मैरिज फिक्स ना हुई होती या एंगेजमेंट ना हुई होती, तो वो ज्यादा अच्छे से परचेज डिपार्टमेंट को बहुत ही अच्छे से टास्क कैरी आउट करता। अब यहाँ पर हो सकता है कि चाहे उसकी जूली के साथ मैरिज फिक्स हुई है, वो फिर भी सारे परचेज डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से चेक करे। बट डोंट यू थिंक सो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आ जाएगा, आने की प्रोबेबिलिटी है। हाउएवर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इस सिचुएशन में? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? या तो वो विड्रॉ कर दे एंगेजमेंट से, या फिर इन्फॉर्म करे किसको, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को। क्या ये बिना बताए वो ऑडिट कैरी आउट कर सकता है, बताएं? टेल मी, क्या बिना बताए वो ऑडिट को कैरी आउट कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है? बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास। तो जब भी इंटरेस्ट की बात आएगी, पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस ऑडिट कि विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी, तो वो किसको इंपॉर्टेंस देगा? ऑब्वियसली ऑडिट को इंपॉर्टेंस देगा रादर देन पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए। नाउ, पहले तो हमने बात कर ली, ये पूरे फर्स्ट पॉइंट में कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, एक ही चीज रेलेवेंट है। फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं इसको क्रक्स बेटा करूँ ना, कि कोई भी गाइडलाइन जो आईआईए देगा, जो गवर्निंग बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जो भी गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर ऑडिट कैरी होगा तो कंसिस्टेंसी आएगी, जिससे रिलायबिलिटी बनती है। फिक्स प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स का ये मतलब है कि जब भी ऑडिट स्टार्ट होता है तो ऑडिट प्रोग्राम होता है, ऑडिट चार्टर होता है, और चार्टर के बारे में जब मैंने सेशन स्टार्ट करा था तो यहाँ पे भी बताया चार्टर का। ठीक है, ये रहा। चलिए, सो चार्टर, इंटरनल ऑडिट चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑडिट की, इंटरनल ऑडिट की सारी डिटेल्स होती हैं कि स्पेसिफिक ऑडिट हो रहा है या एंटायर ऑडिट हो रहा है, ऑडिट को, ऑडिटर को रेम्युनरेशन कितना मिलेगा, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें ड्राफ्ट तो कर लेता है एक इंटरनल ऑडिटर, फाइनल अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि गाइडलाइंस इशू कौन करता है? आईआईए। इन गाइडलाइंस को हम प्रोनाउंसमेंट्स भी कहते हैं, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो और स्टेक होल्डर्स रिलाय कर पाए। फिक्स प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स में वही है कि इंटरनल ऑडिट चार्टर बनता है, ऑडिट प्रोग्राम बनता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आए तो उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, एंगेजमेंट लेटर होता है। देन रिस्क बेस्ड अप्रोच। रिस्क बेस्ड अप्रोच में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्क है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमेशा जब भी हम बेटा जी रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब भी हम रिस्क को मैनेज करने की बात बोलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, कि कहाँ कहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, वेयर, आइडेंटिफिकेशन का मतलब कहाँ पर इन्वॉल्व है। देन उसकी असेसमेंट, कि अगर वो ऑकर हो जाता है तो हम उसको मेजर करते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो मेजरमेंट, मेजरमेंट कह सकते हो, है ना, क्वांटिफाइबल टर्म्स में। और उसके बाद प्रायोरिटाइजेशन। मैं आपको टाइम दूंगी इसका स्क्रीनशॉट लेने का, शीट का, सो डोंट वरी। प्रायोरिटाइजेशन में हम क्या कह रहे हैं रिस्क प्रायोरिटाइजेशन में? कि अगर आपके पास मल्टीपल रिस्क हैं, बहुत सारे रिस्क हैं, अगर आपके पास मल्टीपल रिस्क इन्वॉल्व हैं अगर, तो किस रिस्क को किस तरह से हमने रैंक करना है। और रैंक कैसे करेंगे हम बेटा जी? हमारे पास उसके लिए टेक्निक होती है, रिस्क मॉडलिंग की कह लीजिए, मैपिंग कह लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं कि एक कोई भी जो रिस्क है, एक उसके होने की संभावना और उसका इम्पैक्ट, probability to occur and its impact there too, है ना?
सो इन दोनों बेसिस पे इनकी होने के चांसेस कितने हैं, लेमन लैंग्वेज में बात की जाए कि चांसेस कितने हैं होने के, और दूसरा उसका चांसेस कह लीजिए, चांसेस ये लाइक्लीहुड कह लीजिए, दूसरा उसका इन्फ्लुएंस कितना पड़ेगा, इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। इसके बेसिस पे ये हम हर रिस्क की बात करते हैं। हर रिस्क में जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे दो तरह के रिस्क हैं। एक तो आईटी डिपार्टमेंट में रिस्क है, यहाँ पे ले भी लेते हैं, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं चलो, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। सेम आरएम वाला एग्जाम्पल ले रहे थे ना ऊपर हम, चलो। एक तो बेटा जी यहाँ पर उनका एक रिस्क है। अब इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा एक अनदर लेवल पे नीचे आके इसको थोड़ा सा डिटेल मैनर में करते हैं। एक रिस्क है कि लॉस ऑफ स्टॉक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम चलो यहाँ पे 1 2 3 रिस्क बनाते हैं। पहला रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, मर्जर करने वाली है, अगर वो सही में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, तो जो वो फैक्ट्री डालने वाली है, तो वहां पर एनवायरमेंटल गाइडलाइंस हैं कुछ, अगर उन्होंने उनको फॉलो ना करा तो हो सकता है कि फैक्ट्री लगे ही ना, या फैक्ट्री लग भी गई, स्मोक ज्यादा, धुआं ज्यादा छोड़ रहा है वो एनवायरमेंट में, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए हॉल डल जाए या पेनल्टीज इंपोज हो जाए। ये भी क्या है, रिस्क ही है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरी तरह का रिस्क है, आईटी डिपार्टमेंट में भी एक रिस्क है। आईटी डिपार्टमेंट में क्या रिस्क है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, रिडंडेंट कह लो, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, रिडंडेंट टेक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप, है ना, तो जो कि ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुके हैं या होने वाला है, तो यहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, और भी काफी टाइप के रिस्क हो सकते हैं, चलो दो तरह के रिस्क लिए। तो एनवायरमेंटल वाला और रिडंडेंट टैक्स सॉफ्टवेयर गिफ्ट वाला, दोनों ही सिचुएशन में इनके प्रोबेबिलिटी टू ऑकर, या फिर कह लो लाइकलीहुड, होने की संभावना कितनी है, और दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। चलो हम यहाँ पे बनाते भी हैं। एनवायरमेंटल गाइडलाइंस की प्रोबेबिलिटी सपोज हाई है, और इम्पैक्ट भी अच्छा खासा पड़ेगा अगर हो गया तो, लेकिन रिडंडेंट टेक्स्ट सॉफ्टवेयर की प्रोबेबिलिटी तो हाई है होने की, लेकिन इम्पैक्ट लो पड़ेगा क्योंकि उनके पास पहले से उसकी प्रोविजनिंग है कुछ 20% 30% या मे बी 50%। तो किसको मैं रैंक 1 दूं, बताइए। अब यहाँ पे हम रैंकिंग करते हैं, किस रिस्क को प्रायोरिटाइज किया जाए। ऑब्वियसली रैंक 1 दिया जाएगा एनवायरमेंटल गाइडलाइन वाले को, और रैंक 2 में आएगा हमारा सॉफ्टवेयर वाला। इस तरीके से प्रैक्टिकली चीजें होती है। क्लियर हो गया अब आपको, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, प्रायोरिटाइजेशन, जिसको उसके बाद हमने पढ़ा रिस्क मॉडलिंग या मैपिंग। अब हम वापस नोट्स पे आते हैं, चलो। यहां पर हमने बोला था बेटा जी, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं बेटा जी, यहां पर हम बात कर रहे हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच की। तो यहां पर हमने यही बोला है ना कि जहां पर रिस्क हाई है, हाईएस्ट रिस्क जो है, उसके ऊपर हमने एम्फेसाइज पहले करना है। ठीक है, तो हाईएस्ट रिस्क हमारा कहां पर इन्वॉल्व है, हाईएस्ट रिस्क तो हमारा कहां पे इन्वॉल्व है, जहां पर अगर हम रैंकिंग कर देते हैं नंबर 1 पे, तो उसको पहले सबसे पहले वहीं देखा जाए। क्लियर हो गया अब आपको, इज इट क्लियर टू यू। तो यही हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं, जहां ज्यादा रिस्क है उसको हम पहले देखेंगे। देन फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिस्क्रिपेंसीज। अब यहां पर ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी और अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से भी। जब हम बात करते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिस्क्रिपेंसीज। कोई पॉलिसी ब्रेक हुई ऑर्गेनाइजेशन की, मे बी इंटरनल पॉलिसी हो सकती है, कोई प्रोसीजर ब्रेक हुआ है, या फिर कोई आपने कोई लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली कोई गाइडलाइन नहीं फॉलो करी, कोई रूल्स और रेगुलेशन जो है नहीं फॉलो करे, है ना, या फिर कोई भी एक ऐसी डिस्क्रिपेंसी या इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस हैं, मे बी
इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस को कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? जैसे एक का काम सेकंड पर्सन का क्रॉस चेक नहीं हो रहा काम, या रिकंसिलिएशन नहीं हो रही वर्क की, वो भी एक तरह का क्या है, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। तो वहां पर क्या इन्वॉल्व है? रिस्क इन्वॉल्व है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको अच्छे से ऑडिट कैरी आउट करना है, सो यू नीड टू फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यू नीड टू फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिस्क्रिपेंसीज, कहाँ कहाँ पे डेविएशन है, लेमन लैंग्वेज में बात की जाए। और जो भी आप ये ऑडिट कैरी आउट कर रहे हो, आपकी जो भी ऑडिट की एक्टिविटीज प्रोसीजर्स आप कर रहे हो, जो भी आपने ऑडिट को करते वक्त जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उसको पाया, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखना इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का आप बैकअप लेके चलेंगे। एंड इसके साथ साथ एसिड शेड्यूल विद लॉन्गर साइकिल्स में लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट टू न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट और इमर्जिंग रिस्क। सो हर एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सिर्फ करंट रिस्क नहीं, जो आने वाले रिस्क भी हैं, पोटेंशियल रिस्क भी हैं, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। ये तो हमने बात करी थी अभी ट्रेडिशनल ऑडिटिंग की। किसकी बात करी थी? ट्रेडिशनल ऑडिटिंग की। अब हमारे पास आती है एजाइल ऑडिटिंग। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू, ट्रेडिशनल ऑडिटिंग और एजाइल ऑडिटिंग के ऊपर? ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में क्या था, हम सिर्फ और सिर्फ एंटायर ऑडिट पे वर्क कर रहे थे, या स्पेसिफिक ऑडिट के एक डिपार्टमेंट में परवेसिव, मतलब पूरे के पूरे एंटायरिटी में बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम टोटल ऑडिट को छोटे छोटे फोकस्ड ऑडिट्स में डिवाइड कर दें और फिर ऑडिटिंग को कैरी आउट करें, रेपिटेटिव साइकिल्स कह लीजिए, आइट्रेटिव मतलब रेपिटेटिव साइकिल्स कह लीजिए, शॉर्ट और फोकस्ड ऑडिट्स कह लीजिए, मतलब आपने बड़े ऑडिट को छोटे छोटे साइकिल्स और छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। जैसे एक ऑडिट अपना फ्यू वीक्स में हो गया, फिर देन फोकस ऑन अनदर वन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो इस तरह के ऑडिट को हम क्या कहते हैं? एजाइल ऑडिटिंग। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, अनलाइक ट्रेडिशनल ऑडिटिंग, एजाइल ऑडिटिंग का मेन फोकस होता है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, कोलैबोरेशन, है ना, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव है ये। कहीं भी, क्योंकि टुडेज वर्ल्ड इज अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, चेंजेस आर देयर, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड आज के मॉडर्न एरा में, क्योंकि आए दिन चेंजेस आते हैं। तो अगर आप एजाइल ऑडिटिंग कर रहे हो, सेक्शन बाय सेक्शन आप ऑडिट कैरी आउट कर रहे हो, फोकस्ड ऑडिट कैरी आउट कर रहे हो, तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा स्कोप है। और जो भी हम इसमें असेसमेंट्स करते हैं या जो भी एडजस्टमेंट्स करते हैं, वो टाइम फ्रेमवर्क को लेकर बहुत ही डिटेल मैनर में हम करते हैं। देन हम ऐसा इन अ नटशेल बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वन लार्ज एंड एनुअल ऑडिट साइकिल, ऑडिट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर साइकिल्स फॉर अ क्विकर रिस्पॉन्स। इसके बेनिफिट्स क्या है? रिस्पॉन्स भी क्विक आता है, स्टेक होल्डर्स जो कंपनीज में जिनका इंटरेस्ट है उनको बेटर अलाइनमेंट मिलती है, और ऑडिट फाइंडिंग्स के बाद recommendations देना प्रॉपर और हो जाता है। ये हम ऐसा बोल सकते हैं। अब जहां तक हमने बात करी थी ऊपर, हमने एक पॉइंट पढ़ा था एजाइल ऑडिटिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी का पढ़ा था ना। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कोलैबोरेशन होती है, एडेप्टेबिलिटी होती है। कैसे? क्योंकि अगर कुछ भी रेगुलेटरी चेंज होता है, रूल्स रेगुलेशन में चेंज होता है, हमारी प्रायोरिटीज पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो चुकी है, बदल चुकी है, तो हम उसमें बड़े ही क्विक रिस्पॉन्स के साथ, क्विकली मैनर में उन्हें जो है अपने करंट जो ऑडिट कैरी आउट कर हो रहा है, क्योंकि जब आप पूरे सिस्टम का करते हो, यू डोंट नो कि कहाँ पर ऑडिट में हम जो है क्या इनकॉर्पोरेट करें चेंजेस। लेकिन अगर आप एक फोकस्ड ऑडिट कैरी आउट कर रहे हो टाइमली मैनर, एक उसकी स्पेसिफिक डेडलाइन है कि ये फोकस्ड ऑडिट हमें एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में कंप्लीट करना है, ये हमारे चेंजेस आए हैं, तो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना भी क्या हो जाता है? इजी हो जाता है, बदलते वक्त के साथ या प्रायोरिटीज के साथ। अब ऊपर हमने एक और टर्मिनोलॉजी भी पढ़ी थी बेटा जी, अगर आपको याद हो, हमने एनहांस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो, अगर क्रॉस फंक्शनल टीम होगी, क्रॉस फंक्शनल टीम में क्या होता है कि उनके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्किल्स होते हैं, डाइवर्स स्किल्स होने की वजह से क्या होता है कि
चाहे आपके ऑपरेशनल ऑडिटर्स हैं, जो ऑपरेशंस को कैरी आउट देख रहे हैं कि सही मैनर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर आपके कंप्लायंस ऑडिटर्स हैं, कंप्लायंस एक्सपर्ट्स मतलब जो भी लॉ के अकॉर्डिंगली जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, सपोज रिटर्न टाइमली फाइल होनी चाहिए, या फिर कोई और जो भी आपके टैक्सेस हैं वो टाइमली फुलफिल होने चाहिए, उनके पेमेंट्स एंड ऑल दैट, मतलब जो भी एक ऑडिटर है, जब आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में फोकस्ड ऑडिट्स कैरी आउट हो रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशंस को लेकर हैं, चाहे वो कंप्लायंस को लेकर हैं, चाहे इवन आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डेटा एनालिस्ट या आईटी स्पेशलिस्ट, यहाँ पर क्या है कि आप जो है एनहांस्ड मैनर में कम्युनिकेट कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, और कोर स्पेशलाइजेशन इनकॉर्पोरेट की जा सकती है इन फोकस्ड ऑडिटिंग में। डेली मीटिंग्स कर सकते हो टू प्रमोट मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन एमसीक्यू परस्पेक्टिव से अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी किस में आएगी? ऑब्वियसली इन दिस अजाइल ऑडिट। देन फोकस्ड वैल्यू डिलीवरी, है ना, ज्यादा और अच्छे से मैक्सिमम वैल्यू के साथ ऑडिट को आप कैरी आउट कर पाओगे, क्विकर रिस्पॉन्स के साथ, यू विल बी बेटर इन्फॉर्म्ड। नाउ दिस वन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, अगर किसी को भी जिम्मेदार ठहराना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? यू हैव टू गिव द पावर, राइट? ओनली देन यू कैन मेक द अदर पर्सन अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ठीक है? तो जब हम स्पेसिफिक ऑडिट कैरी आउट करें, फोकस्ड ऑडिट कैरी आउट कर रहे हैं, तो जो ऑडिट टीम्स होती हैं, दे कैन मेक देयर डिसीजंस विद इन देयर डिफाइंड लिमिट्स, ठीक है? ताकि जो पावर उनको दी गई है उसके लिए दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। उसके लिए क्लियर डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंसर्न पर्सन के साथ, पूरे कम्युनिकेशन चैनल्स, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, इसने कौन कौन सी ऑडिट फाइंडिंग्स करी, इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो प्रॉपर एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी आती है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने बात करी थी ऑडिट साइकिल्स की, फोकस्ड एफर्ट्स होते हैं, तो इन सारी चीजों से मैक्सिमम जो मेन बेनिफिट है वो क्या मिलेगा कि आप सबसे पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी इनकॉर्पोरेट किया है, सबसे पहले ऑडिट के टॉपिक को आइडेंटिफाई करोगे। कौन सा ऑडिट पहले, जो आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में ऑडिट को कैरी आउट करने की बात बोल रहे हो, तो सबसे पहले ऑडिट कहाँ कैरी आउट करना है, उसके लिए आप स्टैंडर्ड सेट करोगे। फिर इंफॉर्मेशन इज द की, डेटा कलेक्ट करोगे उसके लिए, डेटा को एनालाइज करके अगर कोई चेंज इंप्लीमेंट करना है उसको करके, एंड दिस साइकिल गोज ऑन, राइट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एजाइल ऑडिटिंग के अंदर हमारा जो रिस्क है वो काफी एक्सटेंड तक मिटिगेट होता है, प्रॉब्लम्स जो उसके विद रिस्पेक्ट टू होती है क्विक रिस्पॉन्ड आता है, मतलब रिड्यूस होते हैं रिस्क। देन अब आपका आता है बेटा जी, अभी तक हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल ऑडिटिंग, फिर हमने पढ़ा एजाइल ऑडिटिंग, नाउ कम्स योर अनदर टाइप ऑफ ऑडिट, दैट इज योर इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग। क्या है? इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, चाहे वो आपका आईटी डिपार्टमेंट का ऑडिट है, ऑपरेशंस का ऑडिट है, फाइनेंशियल ऑडिट है, या कंप्लायंस ऑडिट है, इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग के अंदर कंबाइन कर देते हैं सारे जितने भी ऑडिट के फंक्शंस हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, एक्टिविटीज हैं, कि मतलब जो हम जीआरसी की बात बोलते थे ना, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस कह लो, या कंट्रोल प्रोसेसेस कह लो, ठीक है? जो कंट्रोल्स अच्छे से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेसेस, तो हम सब कंबाइन कर देते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट विजन है, गोल और ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो पाए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हॉलिस्टिक मैनर में, एक वन कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस में जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके एक तरह से सम अप करके एक ही तरह का इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग कैरी आउट करते हैं। अब यहाँ पर कई बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है विद रिस्पेक्ट टू द कंफ्यूजन बिटवीन द ट्रेडिशनल ऑडिटिंग एंड इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग। ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में तो हम एक ही प्रोसीजर लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया है, और डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करके इंटीग्रेटेड बैनर में डिपार्टमेंट वाइज जो है कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन हो रही है, उस तरीके से ऑडिटिंग हो रहा है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ही गोल है, जिस पर्पस के लिए वो बनी है ऑर्गेनाइजेशन, वो अचीव हो पाए, राइट? रिस्क और कंट्रोल जो है उसके अकॉर्डिंगली मैनेज हो पाए।
तो कोऑर्डिनेशन की जो हम बात बोलते हैं, वो ऑडिट के डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट एरियाज या टाइप्स कह लो, चाहे फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंस, तो अकॉर्डिंगली इनको इंटीग्रेट किया जाता है ताकि ओवरलैपिंग ना हो पाए। क्या ना हो पाए? डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग ना हो पाए। और जो भी हम इनमें मैथोडोलॉजीज और स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करते हैं, इवन इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग को कैरी आउट करने में, सो दे आर सेट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक तो जो हम ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में मेजर्स लगाते थे वो तो अडॉप्ट करते हैं, अलोंग विद द प्लस मॉडर्न अप्रोचेस को भी ध्यान में रखते हैं, जैसे अजाइल ऑडिटिंग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा जी, जो हमारा ट्रेडिशनल ऑडिटिंग था पूरा ऑडिट एज अ होल, प्लस एजाइल ऑडिटिंग जिसमें हमने फोकस्ड ऑडिट करे, इन दोनों के जो भी मेथड्स और प्रोसीजर्स होते हैं, इसको कंबाइन करके वेरियस डिपार्टमेंट्स में, हम दोनों के कंबाइन करके जहां हमें जो सही लगता है उसमें हम डिपार्टमेंटल वाइज या ऑपरेशंस वाइज जो है ऑडिट को जो हम कैरी आउट करते हैं, एरिया वाइज, डिपार्टमेंटल वाइज, दैट कम्स अप विद इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग। इसमें हमारा जो रिस्क है वो अच्छे से क्या होता है, मैनेज। और रिस्क मैनेज कैसे होगा, कैसे आप, यहां पर मैंने आपको बहुत ही एक जो प्रोबेबिलिटी भी बताई थी, लाइकलीहुड, इम्पैक्ट वगैरह, कैसे रैंकिंग करनी है, तो यहां से आप लेक्चर को जब बैक करके दोबारा देखोगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। एफिशिएंट रिसोर्स यूसेज भी होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमने क्या बोला था, वन कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, यू रिमेंबर? हमने क्या बोला था कि वन कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रहेगी, राइट? सो वन कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऑडिटिंग के अंदर? वन कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होने की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल जो हमारे पास रहेंगे, उन्हें हम यूज कर सकते हैं। सेम ऑडिट टूल्स और टेक्नोलॉजीज, हर चाहे वो डेटा को शेयर करने से रिलेटेड है या एनालाइज करने से या रिपोर्ट करने से रिलेटेड है, वो हम क्या करेंगे उसमें यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी लगाएंगे वेरियस डिपार्टमेंट्स में, जिसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें जो रिपोर्ट्स मिलेंगी, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट्स, कंसोलिडेटेड वाली, उनकी क्या होंगी, एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, जो भी फाइंडिंग्स, ऑडिट फाइंडिंग्स या जो फिर रिस्क इन्वॉल्व है, जो भी रिकमेंडेशंस हैं, उनका हम क्लियर कट आइडिया ले सकते हैं फॉर बेटर स्ट्रेटेजी प्लानिंग। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमने ये इंटीग्रेटेड ऑडिट की बात करी, एक तो डुप्लीकेशन नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी तो टाइम बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल के रिस्क और अच्छे से मैनेज हो पाएंगे, मतलब रिड्यूस हो पाएंगे जो भी रिस्क हैं। अलाइनमेंट होगी, क्योंकि हमने वन इंटीग्रेटेड गोल की बात करी थी, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पस के लिए बनी है वो अचीव हो पाएगा। एंड बेटर एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी का जो हमने पॉइंट पढ़ा था, बेटर वो आएगी अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज रिमोट ऑडिटिंग। एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट कि यहां पर ऑडिटर को पर्सनली नहीं आना है, फिजिकली प्रेजेंट लोकेशन में नहीं होना है, रिमोटली भी वो ऑडिट को कैरी आउट कर सकता है। और रिमोटली ऑडिट को कैरी आउट करना है तो वो जितने भी उसको प्रूफ चाहिए, सारे जो एविडेंसेस है वो डिजिटल रहेंगे, रिमोट एक्सेस मिलेगा डॉक्यूमेंट्स का, सॉफ्टवेयर का, टूल्स का, वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, और जो डॉक्यूमेंट शेयर करने वो क्लाउड स्पेस के अकॉर्डिंगली शेयर होंगे, एक्सेस दिया जाएगा, राइट? तो हम बोल सकते हैं इस तरह का ऑडिट इफेक्टिव होता है और एफिशिएंट होता है, ताकि आप कहीं पे भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट वॉन्ट बी अ कांस्टेंट एनीमोर, आप कहीं पे भी बैठे हो, कहीं से भी ऑडिट कैरी आउट हो सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है आप बता सकते हो? ये जो हम बात कर रहे हैं रिमोट ऑडिटिंग की, किसकी? रिमोट ऑडिटिंग की। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूज किसका है? टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी इज ऑफ पिवटल सिग्निफिकेंस इन दिस। जितने भी ऑडिटर्स हैं, दे कंडक्ट इंटरव्यूज, वर्चुअल मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, ऑल बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, है ना? जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्लाउड स्टोरेज में अवेलेबल होते हैं, एविडेंसेस चाहिए, इनसे जो है टेक्नोलॉजी की यूसेज से आप बेटर वे से प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। एक तो आप जो भी एजेंडाज बनाओ, एजेंडाज जो भी सेट होते हैं, मतलब थिंग्स टू बी डिसाइडेड इन अ मीटिंग, दे आर कॉल्ड व्हाट, एजेंडाज, है ना? कि मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी वो पहले से बता दिया जाता है, ताकि टेक्नोलॉजी के यूसेज के साथ
ऑडिट की जो मीटिंग शेड्यूल हो रही है उसके अकॉर्डिंगली, टाइम जोन के डिफरेंस को देखते हुए अकॉर्डिंगली शेड्यूल हो पाए और सारी चीजें डिस्कस हो पाए। इसमें जो भी अपडेट्स दिए जाते हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम रिमोटली ही प्रोवाइड होते हैं, बिकॉज ऑडिटर जो है वो लोकेशन पे नहीं है, और प्रॉम्प्टली प्रोवाइड होते हैं। वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, बट फिर भी कॉपरेशन पूरा रहता है। इसकी फोर एडवांटेजेस क्या होंगी रिमोट ऑडिटिंग की? हम किसकी बात बोल रहे हैं बेटा जी? रिमोट ऑडिटिंग की। रिमोट ऑडिटिंग की पहली एडवांटेज, टेरिटरी इज नॉट अ बैरियर। ज्योग्राफिकल लोकेशन अब कोई बैरियर नहीं है, आप कहीं पे भी बैठे हो वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हो। यू नीड नॉट गो टू द प्लेस फॉर कैरिंग आउट द ऑडिट। ट्रेवल का टाइम बच रहा है, एक्सपेंसेस बच रहे हैं, ठीक है। एंड ग्लोबल ऑपरेशंस भी कैरी आउट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू कैरी आउट द ऑडिट। एक तो आपको क्लियर कट क्राइटेरिया बनाना होगा अगर आप ऑडिट को बहुत अच्छे से कैरी आउट करना चाहते हो। आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होना चाहिए। ऑडिट टीम्स में स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक तो होता है अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड, मतलब ऑन द स्पॉट रिक्वायरमेंट्स जो भी आ रही है उसके अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट कर दिए। एक होता है पहले से प्रॉपर मैनर में ऑडिट प्रोग्राम बना है, किसको किसको कब कम्युनिकेट करना है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक दूसरे के साथ भी, एंड टू द स्टेक होल्डर्स एज वेल। मल्टीपल चैनल्स जैसे कि चाहे ईमेल्स हो, वर्चुअल मीटिंग्स रिक्वायर्ड हैं। ऑडिट के जो एफर्ट्स हैं दे आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन हाई रिस्क एरियाज फर्स्ट। इसमें मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द लेक्चर में, मिड ऑफ द लेक्चर में आपको रिस्क मॉडलिंग बताया था, रिस्क मैपिंग बताया था, जिसमें हमने रैंकिंग करी थी दो रिस्क को भी एनालाइज करके। तो जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी थी, आई मेड एन एफर्ट टू मेक यू वेल वर्स्ड एंड एक्वेंटेड विद द फैक्ट कि जो हमारे हाई रिस्क एरियाज होते हैं उसके ऊपर पहले हम फोकस करते हैं, सो दैट जो हमारा जीआरसी है, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस और कंट्रोल्स, वो अच्छे से हो पाए। एंड प्रॉपरली रिमोटली चाहे ऑडिट कैरी आउट कर रहे हो चाहे इंटीग्रेटेड मैनर में कर रहे हो, सारी चीजें बहुत अच्छे से हो पाए। नाउ 5 चैलेंजेस, स्पेशली अगर रिमोटली ऑडिट की बात करें। वर्चुअल इंटरेक्शंस जब भी होती हैं तो इससे पर्सनल कनेक्शंस नहीं बनते। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आए दिन कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है, सॉफ्टवेयर ग्लिच हो सकता है, बग आ सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ एविडेंस के विद रिस्पेक्ट टू अगर बात की जाए तो आप डिजिटल एविडेंस ही देख रहे हो, ठीक है। ओनली यू आर डिपेंडेंट ऑन ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी की बात करें, ओनली डिजिटल एविडेंस। इनफॉर्मल इंटरेक्शंस होती हैं। नाउ दिस वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम रिमोट ऑडिट कैरी आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर फैब्रिकेटेड डिजिटल एविडेंस आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, बिकॉज आप कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन तो कर नहीं रहे हो एविडेंसेस की। जो आपको क्लाउड स्पेस में जो डेटा मेंटेन है उसी पे आप रिलाई कर रहे हो, तो वहां पर बिल्कुल मैनुपुलेशन का पूरा पूरा स्कोप है। तो ये चैलेंजेस जो हैं आप फेस करते हो, एंड हाउ टू मिटिगेट दीज चैलेंजेस। हम बात तो कर ली हमने कि जो रिमोट ऑडिटिंग है उसमें ये सारे चैलेंजेस आप फेस करोगे। ठीक है मैम, आपने ये तो बता दिया, आप थोड़ा सा ये भी प्रकाश डाले, ट्राई टू थ्रो सम लाइट मैम, हाउ टू रिड्यूस दीज चैलेंजेस देन, और ज्यादा ट्रेनिंग देके। पहला पॉइंट, जब भी रिमोट ऑडिटिंग की बात हो तो टेक्नोलॉजी टूल्स टेक्निक्स, कि आप अगर सॉफ्टवेयर वो यूज करें तो आप टेस्टिंग डेटा डालो और अच्छे से ऑडिट कैरी आउट करो, तो आप उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। आप उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बना सकते हो, रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। वर्चुअल मीटिंग्स में आपके अच्छे से कैरी आउट हो, रेगुलर चेक इन हो, तो आप और ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकती है। सारे डिटेल्ड रिकॉर्ड्स आप रखो ऑडिट के, एंड इफ रिक्वायर्ड तो जो भी फाइंडिंग्स वगैरह है उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रखे, तो एक एक चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज ऑफ एडवांस्ड एनालिटिक्स, कि जो भी आपको डिजिटल एविडेंस भी मिलते हैं जब आप रिमोट ऑडिट कैरी आउट कर रहे हो, सो उसके रिलायबिलिटी इज द की। उसके कितना रिलायबल है, कितना आप उसको ऑथेंटिसिटी है उसकी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि डिटेल्ड प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड तो उनसे फिर एडिशनल डेटा भी आप प्रोक्योर कर सकते हैं।
तो आज के सेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़े, ट्रेडिशनल, देन एजाइल ऑडिट, देन इंटीग्रेटेड ऑडिट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमोट ऑडिट।